हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने मोहम्मद अरबों का आगमन, अरबों के आगमन के बाद तुर्कों का आगमन हमने देख लिया था और तुर्क किस प्रकार आए और लूटकर चले गए। उन्होंने अस्थायी जो भारतीय राजनीति में अस्थायी यहाँ पर शासन स्थापित नहीं कर पाए तुर्क लोग। उसके बाद जो आते हैं मोहम्मद गौरी आते हैं। ये अफगानिस्तान की एक छोटी सी जो जनजातीय भी ये भी थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल लिया था। ये भी इन्होंने इस्लाम को फैलाने का काम किया। इनका जो वंश संबंधित है, अफगानिस्तान से संबंधित थे। मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। और मोहम्मद गौरी भारतीय राजनीति में मध्यकाल में बहुत सारे इम्पैक्ट किए हैं और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी से ही भारत में मुस्लिमों का राजनीतिक स्थिति चालू हो जाती है और अस्थायी रूप से अस्थायी नीति यहाँ पर चालू हो जाती है और यहाँ पर अस्थायी मुस्लिम का निवास भारत में हो जाता है। यहाँ से मोहम्मद गौरी के आगमन से, क्योंकि पहली बार अस्थायी मुस्लिम शासक बनते हैं वो है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं मोहम्मद गौरी को। इससे पहले क्लास को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर ले। चलिए शुरू करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में शुरू करते हैं। ठीक, मोहम्मद गौरी जानते हैं ये किस वंश संबंधित है? ये किस वंश, हमने कहा कि अफगानिस्तान से वंश संबंधित है। जो अफगानिस्तान शासक थे ससमानी वंश, संसवानी वंश से क्या है ये संबंधित है। ऐसे पूछेगा किस वंश, संसवानी वंश से संबंधित है। इनकी जो मूल निवास कहाँ थी वो थी अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान से क्या है ये संबंधित है। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से संबंधित है, क्योंकि हमने देखा था पिछले बारे में कि उसका जो अंत हो गया, अलबगीन देखा, सुबुकतगीन देखा, उसके बाद गजनवी, मोहम्मद गजनवी के अंत होने के बाद क्या हुआ, एक छोटे से तो अफगानिस्तान में कबीला पनपा जो वहाँ पर पलपा योसानी वंश से संबंधित है और वो थी मोहम्मद गौरी। क्लियर? तो ये अफगानिस्तान के संसवानी वंश से क्या है ये संबंधित है। क्लियर? इन्होंने भारत में इन्होंने क्या किया, हम सभी की तरह भारत में भी आक्रमण करने हैं। इनका भी उद्देश्य वही था कि धंधा लूटना है। और इनका एक और उद्देश्य हो गया था, इस्लाम को क्या करना है, प्रचार करना है। क्या करना है, इस्लाम को प्रचार प्रसार करना है। तो भारतीय राजनीति में इस्लाम को फैला देना है, पूरी तरह इस्लाम को क्या करना है, फैला देना है। तो इन्होंने काम किया। तो इन्होंने, इनका उद्देश्य क्या था, इस्लामिक राज्य बनाना, इस्लामिक राज्य बनाना था, इस्लाम को फैलाना था, इस्लामिक राज्य बनाना था, धंधा इस्लामिक राज्य बनाना था। क्लियर? उनके उद्देश्य को देखते हैं। इन्होंने भारत में आए तो उन्होंने इसके बहुत सारे आक्रमण, बहुत सारे युद्ध किए हैं और महत्वपूर्ण युद्ध किए हैं। और इससे भारतीय राजनीति में जिस प्रकार कहा जाता है कि आधुनिक युग में अंग्रेज से कौन से युद्ध महत्वपूर्ण थे, प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध महत्वपूर्ण थे, जिस प्रकार अंग्रेजों की अस्थायित्व हो गया भारत में, उसी प्रकार मध्यकाल में भी ऐसी हुआ कि मोहम्मद गौरी से बहुत सारे राजपूत राजाओं की हार हुई। जिस प्रकार यहाँ पर राजनीतिक अस्थायित्व हो गया, किसका, मुस्लिमों का हो गया। शुरू करते हैं। इसे बहुत सारे इन्होंने क्या किया है, आक्रमण किया है, युद्ध इन्होंने जीता है। और इन्होंने 5 आक्रमण क्या है सबसे महत्वपूर्ण है। और यही से आगे की भारत की दिशा की, राजनीति की दिशा तय होती है भारत की राजनीति की। पहले जो इनकी जो आक्रमण है वो है 1175 में। इन्होंने 1175 में इन्होंने आक्रमण किया था मुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान के विरुद्ध उन्होंने आक्रमण किया था। क्लियर? उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध था, ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। गुजरात के एक शासक थे भीम द्वितीय, गुजरात के एक शासक थे भीम द्वितीय को इन पर क्या कि इन्होंने क्या किया, उस पर भीम द्वितीय पर गुजरात के आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर इनको सफलता नहीं मिली और हार गए। क्या हुए, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। और क्वेश्चन पूछा है कि किस भारतीय शासक ने मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम हराया, तो भीम द्वितीय। कौन थे, भीम द्वितीय। तो दूसरा जो आक्रमण है, भीम द्वितीय ने क्या किया है, मोहम्मद गौरी को क्या किया, हराया। किसने, भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में। 1175 में मुल्तान ने हराया, मुल्तान से आक्रमण हुआ। उसके बाद 1178 में किससे, भीम द्वितीय से। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भारतीय इतिहास में तराइन का प्रथम 1191 में इन्होंने आक्रमण किया। किस पर, पृथ्वीराज चौहान पर इन्होंने डाकू जो राजा थे उन पर क्या किया, आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान से तो आप संबंधित होंगे, जतिलिंग बन चुका है।
फिल्म में बन चुका है, हिंदी फिल्म। तो 1191 में तराइन का क्या हुआ था, प्रथम तराइन का प्रथम 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ, और फिर इस बार फिर क्या हुआ, मोहम्मद गौरी क्या हो, हार गए। जीता कौन, जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। देखिए कि अपार असफलताएं मिल रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा। यही कहते हैं कि हार क्या होता है, फेलियर। फेलियर जो जीतता वही है जो हारता है, जो हारा नहीं, नहीं जीतेगा। क्लियर। ये बात देखिए कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 16 बार फेल हुए, 17 बार असफल हुए। उसके बाद देखिए कि दो बार क्या फेल हो रहे हैं, बिंदु 3 हरा दिया, फिर 1191 में हार गए, 2 बार फेल हुए। लेकिन फिर भी देखिए, फिर एक साल बाद क्या किया इन्होंने, फिर एक साल बाद 1192 में चौथा आक्रमण किया, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में फिर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, और यहाँ पर इसको क्या हुआ, जीत मिली। क्या हुए, 1192 में क्या हुआ, गौरी ने इस बार क्या किया, जीत लिया। फेलियर होते होते क्या हुआ, अब वो जीत लिया। हारे वही, जीतता वही है जो हारता है। देखिए इतिहास पढ़ने से यही होता है। कभी कहते हैं कि आप मोटिवेशन की जरूरत होता है कि भाई मोटिवेशन चाहिए, अरे पढ़िए, यही में मोटिवेशन है। देखिए मोटिवेशन 3 बार आक्रमण किया, होता था चले जाता, अपने अफगानिस्तान में चला जाता, कहीं अन्य क्षेत्र में चला जाता कि अब तो नहीं, लेकिन फिर भी देखा, धैर्य रखा, अपने आप को विकसित रखा, कूटनीतिक उन्होंने अपनाई, अपनी सेना को मजबूत किया, और क्या कमियां उसमें क्या क्या मजबूती किया, यही तो हमें स्टडी में करनी है। जो कमियां है, क्या कमी रह गई, उसको मजबूती करना है, फिर नई रणनीति बनाना है, कमियां उसको पूरा करना है, और फिर से अटैक करना है। और देखिए फिर से कमियां अटैक किया, और इस बार पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में क्या किया, हरा दिया। और इस प्रकार भारतीय राजनीति में स्थायी हो गए, और मुस्लिम राज का क्या किया, मुस्लिम राज का क्या हो गया, स्थापना हो गया। और इसी प्रकार इसे कहा जाता है कि मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, मोहम्मद गौरी। इससे पहले आए, लूटे, रहे, चले गए, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसको मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है तो वह है मोहम्मद गौरी। देखिए किस प्रकार फेलियर से क्या हुए, विन बने। उसके बाद 1194 में फिर एक चंदावर थी, उन चंदावर से इन्होंने युद्ध लड़ा, और इसमें देखिए जीत गए। इसमें क्या हुआ, जयचंद को इन्होंने हरा दिया, और इन्होंने विनवच के किसको हराया, जयचंद को हराया। तो इस प्रकार इसकी जो आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है, और देखिए किस प्रकार फेलियर से किस प्रकार इन्होंने जीते हैं, यही रणनीति हमें बनानी है। कि मुल्तान को हराया, मुल्तान उसके भीम तृतीय से हार गए, फिर 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में हार गए, फिर तराइन के द्वितीय जीते, और फिर 1194 में चंदावर को युद्ध में जीत लिया, और इस प्रकार इन्होंने वास्तविक संस्थापक बने, और राज्य का निर्माण यहाँ पर कर लिया। लेकिन ये ज्यादा दिन तक रहे नहीं, और इस प्रकार इन्हें मुस्लिम वंश का वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, जानते हैं कि कोई भी राजा होता है, कोई भी आक्रमण करता है तो उसका सेनापति होता है, उसका कोई मंत्री होता है, उसको कूटनीतिक करने वाले होता है। इसमें महमूद गौरी इसकी सेनापति के बारे में दिया गया है, तो सेनापति था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था वो कौन था, बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी के बारे में आप जानते होंगे, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय क्या किया था, ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, जिसमें बहुत सारे ग्रंथ क्या हो गए थे, जल गए थे और नष्ट हो गए थे। लेकिन आज भी साइट बना हुआ है, और सरकार चाहती है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संवर्धन हो, और बिहार इसके लिए काम भी करते हैं। हाल ही में वहाँ पर रामनाथ कोविंद भी आए थे, तो इसमें चाहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, और करने भी चाहिए। बिहार है तो नालंदा विश्वविद्यालय तो संस्कृति जो नष्ट हो गई है, कोई मकबरा है, या कोई विद्यालय है, कॉलेज है, या कोई बड़ा यूनिवर्सिटी है, या कोई चीज बात है, उसको मजबूती करनी चाहिए। तो इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, तो हाल में इसकी सुधार हो रही है, इसको सुधार किया जा रहा है। लेकिन अंत क्या हुआ, ये भी अंतर ज्यादा दिन तक नहीं रहे, और इसी का भी 1206 में क्या हो गया, 1206 में रास्ते में इनको क्या कर दिया, खोखरो एक था, जनजाति टाइप का था, विद्रोही टाइप का था, उसने क्या किया, इसको मोहम्मद गौरी को हत्या कर दिया रास्ते में जाते समय। और इसी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की निर्माण कराया, और गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है जिसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसका ये गुलाम था, ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और यही तब भारतीय राजनीति में एक दिल्ली सल्तनत की क्या होता है, निर्माण होता है। और दिल्ली सल्तनत होती है तो फिर दिल्ली से गुलाम वंश
खिलजी वंश, तुगलक वंश, खिज्र वंश, सैयद वंश और बहलोल लोदी वंश, और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत क्या होती है। और फिर मुगल आते हैं और फिर मुगल का राज करते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं और फिर इंडियन नेताओं का राज आ जाता है। उसके बाद जनता का इंडियन नेताओं का राज आ जाता है। इस प्रकार देखिए कि जोड़ कर कैसे जोड़ा जा रहा है, कैसे इतिहास चल रही है, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट की बात है, कैसे आसानी से जोड़ा जा रहा है, रटने में कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यही इतिहास की महत्वपूर्ण विशेषता है कि कंटिन्यूटी को पढ़े। क्या एक जीरो से लो आराज करके नाम जोड़ दो, नाम एक आधा घंटा में पूरा इतिहास खत्म, आधा घंटा भूगोल खत्म। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक प्रकार कैसे हमने मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम से लेकर कैसे मोहम्मद गौरी तक आ गए, कैसे दिल्ली सल्तनत आ गया, फिर दिल्ली सल्तनत से आ गया मुगल में, फिर अंग्रेजी में। तो इस प्रकार क्या किया इनका आक्रमण हुआ। तो आप आक्रमण इसको ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार मुस्लिम हवा हुई, बख्तियार खिलजी याद रखिएगा इत्यादि। मोहम्मद गौरी क्या हो गए, खत्म हो गए और दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ, भारत राजनीति में बढ़ आ गए। अब एक सोचने वाली बात यह है कि भाई क्या कारण था कि पृथ्वीराज चौहान हार गए। मुस्लिमों जिस प्रकार क्या कारण थे कि अंग्रेज जीते, उसी बार किस पर क्या कारण है कि मुस्लिमों का क्या हो गया, विजय हो गया, क्या भारतीय राजा कमजोर हो गए थे। उसको देखिए शॉर्ट में देखिए कि हार का क्या कारण था। पहली जो कारण यही बात थी कि राजनीतिक एकता की कमी, क्योंकि उस समय जो मौर्य गुप्त काल हर्षवर्धन जैसे सशक्त और राजनीतिक एकता में क्या थी, कमी थी। छोटे छोटे राज हो गए, जैसे राजपूत राज हो गए, बहुत सारे राजपूत राज हो गए, कई अन्य छोटे छोटे राज हो गए थे और आपस में सबको मतभेद थे। भारत में क्षेत्रीय राज बहुत सारे थे, आपस में मतभेद थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और इस प्रकार क्या हो गई, लड़ते हैं तो बाहर मिलना क्या हुआ, और जब बाहरी का आक्रमण हुआ तो फिर भी क्या हुआ, एक दूसरे से लड़ते रहे। और इस प्रकार मंदिर को लूटा जा रहा है, मंदिर को लूटा जा रहा है। कोई राजा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ की देशी राजा की भाई मंदिर को लूटा जा रहा है, कोई बाहरी आकर लूट रहा है, क्या कर रहा है, किसी पर आक्रमण कर रहा है, सब अपने में अपने क्या थे, मस्त थे, इनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार राजनीतिक एकता में भी कमी थी। तो जिस प्रकार क्या हुआ कि भारतीय राजाओं की हार हुई। दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि सामाजिक दुर्बलता। हम जानते हैं कि वन व्यवस्था कितनी जटिल व्यवस्था थी। इस प्रकार सैनिक भी कुछ चंद लोग उठा पाते थे। इस प्रकार क्या हुआ कि भारतीय जो जिस प्रकार का राजनीतिक कमजोर हुई, सामाजिक कमजोर थे, जिस प्रकार बाहरी आक्रमण का क्या हुआ, मार्च प्रशस्त हुआ। उसके बाद सामंती सेना, हम जानते हैं कि सेना का दायित्व कौन कराता था, सामंत लोग कराता था। और सामंत लोग उतना अग्रेसिव नहीं होते थे, उतना आगे कोई जीत गए, वो अपना आलीशान जीने में लगे हुए हैं, सेना भेजना है नहीं भेजना है, अपनी राजनीतिक स्वार्थ होती थी, ये अपनी स्वार्थ पूरा कर लेना है बस। तो इस प्रकार यहाँ पर सेना, जबकि विदेशी जब आए तो पूरे कूटनीति होकर आते थे, पूरे एकदम ध्वस्त करके आते थे, पूरा तैयारी से आते थे। और ये तो आलसीपन इस समय था बस। उसी प्रकार सेना में कोई नहीं, तो सब सेना में घोड़ा रहा है, जीन, बेल्ट, बहुत से नई नई तकनीक लाया, जैसे तुगलक का नाम पद्धति लाया, उसने बाबर ने लाया, जिस प्रकार कितने को हराए। तो बहुत सारे उन्होंने पद्धति लाई, नई पद्धतियां लाई, जबकि यहाँ पर ज्यादा कोई परिवर्तन उस समय नहीं हुई थी। तो इस बहुत सारे कारण थे जिस प्रकार क्या हुआ, भारतीय राजनीति कमजोर पड़े। अब देखिए ना कि एक साल बाद फिर तराइन का दूसरी युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान हार गए। क्या कारण थे, पृथ्वीराज चौहान अपनी में परिवर्तन करना था। पृथ्वीराज चौहान तो जान गए थे कि विदेशी आक्रमण हो रहा है, मुस्लिमों का आक्रमण हो रहा है, तो उस समय क्या कर सो रहे थे। सोचना चाहिए था कि कुछ करना है, कुछ करना, काम करना है, कुछ विस्तार करना है, कुछ सेना को बनाना है, सेना को मजबूत करना है, किला बनाना है, कहाँ थे। तो इस प्रकार क्या हुई, कारण थी बहुत सारे कारण। तो इस प्रकार बहुत सारे कारण थे जिस प्रकार बिहार को सामना करना पड़ा। प्रभाव क्या हुआ, तो ये हुआ कि पहला एक नया धर्म आया भारत में। अब मुस्लिमों के आक्रमण से क्या प्रभाव हुआ, पहला तो हुआ कि एक तो इस्लाम धर्म एक धर्म आया। अब धर्म आया तो अपनी संस्कृतियां लेकर आई, अपनी खान पान लेकर आया, अपनी विविधताओं को लेकर आया। जिस प्रकार भारत की क्या हुआ, विविधताओं क्या हुआ, एकता। और आज देखिए कि भारत में कितने सारे धर्म है, जाति, संस्कृति बहुत है। तो उन्होंने खेल भाषा, उन्होंने एक फारसी भाषा लेकर आए, फारसी भाषा, संस्कृति, जाति, समूह, बहुत सारी चीज उन्होंने खान पान लेकर आए भारत में, है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या हुआ, राजा शक्ति का केंद्र बन गया कुछ समय तक सामंत लोग। अब राजा शक्ति के केंद्र मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि लोग शक्ति के केंद्र बन गए, ये बन गए, अब शक्ति के केंद्र बन गए। उसके बाद संस्कृति, भाषा इत्यादि में परिवर्तन, देखिए नया नया कल्चर आया, खान पान आया, वेशभूषा, यहाँ पर एक नया धर्म आया।
अपनी संस्कृतियों को लेकर आई, अपनी खान पान मिठास जो कोई भी सेना में परिवर्तन आए, हर क्षेत्रों में क्या हुआ कि नई नई चीज यहाँ पर देखने को मिली और इस प्रकार भारतीय जो संस्कृति थी और समृद्धि हुई और देखते कि भारत में विविधताओं को हमारे प्रदान करने में सहायक हुई। तो चलिए आज तक के बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।